हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पार्ट 2 में। चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स लेसन का। इन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 चेंज वेयर मेड इन द हाउ मेनी अदर इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट मेजर इंडस्ट्री। सो 1993 के अंतर्गत में 5 इंडस्ट्री को छोड़ दिया गया था। इन द न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी 1991 change were the made how many other industry except major industry। 5 मेजर इंडस्ट्री को छोड़ करके ये क्या किया गया था, चेंज किया गया था। Which country was the largest agriculture export market in 2024? अमेरिका में हुआ है। ओके, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हुआ है 2024 में। इन विच ईयर्स? अमेरिका में। Which country has the 13.4% share in India's total agriculture export as per 23-24 में? तो 13.4% एक्सपोर्ट हुआ किसको? अमेरिका को हुआ है। ओके, टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कितना हुआ? 13.4%, 23-24 में। What type of the scheme is the प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओके, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ओके, if the cultivable land is in the name of the farmer, father, grandfather, then what will be the farmer will be eligible for under this scheme? No, इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, इन एलिजिबल है ये लोग। अगर फादर या ग्रैंडफादर के नाम पर है लैंड तो व्हाट इज ए मैंडेटरी फॉर द फार्मर टू गेट ए बेनिफिट अंडर द प्रधानमंत्री? कल्टिवेबल लैंड ऑन नेम पर होना चाहिए। Who among the following is a not beneficiary under the किसान प्रधानमंत्री मंत्री सम्मान निधि योजना? sharecropper। ओके, who among the not beneficiary? sharecropper को नहीं होगा बेनिफिट। ओके, sharecropper को नहीं होगा बेनिफिट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत में। What will be happen to be person receive pension of the more than 10,000 under the प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में? तो क्या होगा? इनएलिजिबल होगा। अगर 10,000 पेंशन पाता है उससे अधिक भी तो उसे नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत में। हाउ मच टोटल अमाउंट इज प्रोवाइड एवरी ईयर्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत में? हाउ मच टोटल अमाउंट इज प्रोवाइड एवरी ईयर्स? 6,000 every years. What is
The interval between installment in Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana. What is the interval between? इंटरवल चाहिए 4 मंथ का. ओके, इंटरवल 4 मंथ का. बट इंस्टॉलमेंट होगा 3 का. ओके. व्हाट इज द इंडिया पोजीशन इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ द शुगर एक्सपोर्ट? सेकेंड है. इंडिया एक्सपोर्ट करता है इन द पोजीशन ऑफ टर्म ऑफ शुगर एक्सपोर्ट. सेकेंड. फर्स्ट ब्राजील है. What is the estimate sugar export of India in financial years 24-25? 8 से 10 लाख टन है एस्टिमेट शुगर एक्सपोर्ट करने का 24-25 में. 8 से 10 लाख, जबकि 23 में 2.87 लाख टन था लक्ष्य. अभी 8 से 10 लाख एक्सपोर्ट करना है शुगर. ओके. Which is the most important product among India's imported agriculture product in the years 23-24? तो हम लोग मोस्ट इंपोर्ट करते क्या? वेजिटेबल ऑयल. ओके. क्या इंपोर्ट करते हैं हम लोग? दाल भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट अमंग द इंडिया इंपोर्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो वेजिटेबल ऑयल होगा. हाउ डिड द पल्सेस इंपोर्ट चेंज इन द 23-24? ऑलमोस्ट डबल हो गया है. ओके. हाउ डिड द पल्सेस इंपोर्ट चेंज इन द ईयर्स 23-24 में? तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है. ओके. पल्सेस इंपोर्टेड एडिबल ऑयल कितना? लेस देन अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी यूएस डॉलर? 23-24 में तो $15 बिलियन का होगा. Pulses import will be reach approximately how many billions US dollar? 23-24 तो $3.75 बिलियन का होगा. ओके. Pulses import will reach approximately how many billion US dollar in the 23-24 में? तो 4 बिलियन डॉलर होगा, या 3.75 बिलियन डॉलर. What was the status cotton export? तो हम लोग इंक्रीज कर दिए हैं. एक्सपोर्ट करने में इंक्रीज किए, इंपोर्ट करने में. ओके. क्या किए हैं? इंक्रीज कर गया है. ओके. किस चीज के मामले में? इंपोर्ट के मामले. एक्सपोर्ट के मामले में तो डिक्लाइन कर ही गया 23-24 में. ओके. कॉटन एक्सपोर्ट के मामले में डिक्लाइन कर ही गया है. When was the country first industrial policy announced after independence?
6 अप्रैल 1948 को फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस किया गया था। ओके, लगभग हम लोग 84% कॉटन इंपोर्ट करते हैं 23-24 में। ओके, अर्थात ये है कि कॉटन एक्सपोर्ट जो हम लोग कर रहे हैं ना इंडिया का, वो डिक्लाइन कर गया है। खुद 84% इंपोर्ट करते हैं हम लोग। ओके, who was the entrusted with the responsibility of development of the basic industries in the industrial policy 1948? पब्लिक सेक्टर का था। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक इंडस्ट्री का। ओके, हु वाज द इंटरेस्टेड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंडस्ट्री इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 का, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी था पब्लिक सेक्टर का। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री रिक्वायर लाइसेंसिंग, तो लाइसेंस के लिए किसको जरूरी है? डिस्टिलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज। ओके, इसके लिए लाइसेंसिंग जरूरी है। डिस्टिलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज को। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव material including detonated fuse, safety fuse, gunpowder, nitrocellulose and matchsticks fall यानी matchsticks fall into which category? तो ये सब आएगा इंडस्ट्रीज रिक्वायरिंग लाइसेंसिंग में, इंडस्ट्री रिक्वायरिंग लाइसेंसिंग में आएगा। इंडस्ट्री एक्सप्लोसिव मटेरियल हो या डिटोनेटिंग फ्यूज हो, सेफ्टी फ्यूज हो, गन पाउडर हो, नाइट्रोसेलुलोज हो, ये सब इंडस्ट्रीज रिक्वायरिंग लाइसेंसिंग कहलाएगा। एरोस्पेस ही का नहीं हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, ये सब के लिए लाइसेंसिंग है। विच कैटेगरी डू हजार्डस केमिकल फॉल अंडर, तो हजार्ड भी वगैरह आएगा, ये सब लाइसेंसिंग में, इंडस्ट्री रिक्वायरिंग लाइसेंसिंग हो जाएगा। ओके, इंडस्ट्री रिक्वायरिंग लाइसेंसिंग। हाउ मेनी कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज were increased in the industrial policy of 1956? How many category of industries were increased in 1956 में? तो 3 हो गया था। ओके, पहले 4 कैटेगरी रखा गया था, फिर अब 3 कैटेगरी हो गया 1956 में कैटेगरी इंडस्ट्री का। On the whose recommendation was the United Zone formed 1973? तो कौन सा हो जाएगा आपका? डेट दत्ता कमेटी। ओके, दत्त कमेटी जिसे कहते हैं। दत्त कमेटी ने क्या किया था? रिकमेंडेशन यूनाइटेड जोन फॉर्म 1973। ओके, दत्त कमेटी यूनाइटेड जोन फॉर्म हुआ था 1973 को। तो कौन सा कमेटी था? दत्ता कमेटी। What was the licensing status of industries
अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन सा होगा? All industries were exempted from license. Okay, all industries were exempted from the license होगा। What was the licensing status of industries under the industrial policy 1980 का? 1980 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी का क्या होगा? ऑल इंडस्ट्री वर exempted from license। ओके, और 1980 का ही इंडस्ट्री वर द गिवन कॉन्सेशन किसे दिया गया था? एग्रोवेस इंडस्ट्री को। ऑल इंडस्ट्री वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लाइसेंस, पूरा को नहीं दिया गया था एग्जेम्प्टेड, ठीक है, लेकिन अभी लिख रहे इसमें बोल ये कह सकते कि ज़्यादातर को दिया था, लेकिन अब है ही नहीं तो मैक्सिमम का तो यही मारिए। व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी? तो साइलेंट फीचर क्या है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का? प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। ओके, साइलेंट फीचर क्या है ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का? तो साइलेंट फीचर इसका न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का कि प्राइवेटाइजेशन करना और लिबरलाइजेशन। ओके, ये साइलेंट फीचर है, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। Which of the following is in the industry reserved for the government sector? तो इनमें से कौन सा इंडस्ट्री है जो रिजर्व रखा गया गवर्नमेंट सेक्टर में? न्यूक्लियर एनर्जी को रखा गया एंड रेलवे को रखा गया है। Which of the following is in the industry reserved for गवर्नमेंट सेक्टर? रेलवे एंड न्यूक्लियर एनर्जी को रिजर्व रखा गया है। अब न्यूक्लियर को भी निकालने दिया गया है हाल फिलहाल में गवर्नमेंट सेक्टर का। Which of the following is the first public undertaking to be reorganized as a महाराष्ट्र कंपनी? महाराष्ट्र कंपनी करें, महारत्न कंपनी। तो कौन सा इसमें पहला अंडरटेकिंग है? तो एनटीपीसी है। ओके, एनटीपीसी जो है फर्स्ट पब्लिक अंडरटेकिंग टू बी रिकॉग्नाइज एज ए महारत्न कंपनी। तो एनटीपीसी और कोल इंडिया दोनों को एक ही साल इस्टेब्लिश किया गया था 1975 में। एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, आईओसी ये सब क्या महारत्न प्राप्त फर्स्ट टाइम किया है। ओके, ओएनजीसी इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? ऑयल एंड नेचुरल गैस में। ओके, सेल में स्टील हो गया। ओके, हाउ मेनी पीएसयू वर अवार्डेड द महारत्न स्टेटस फर्स्ट टाइम इन पीरियड 5 to 10 में? 5 से 10 में कितना हो जाएगा? 4 कंपनी है जो महारत्न स्टेटस 5 से 10 के बीच में मिला है। ओके, 4 महारत्न स्टेटस प्राप्त हुआ है कंपनी। कितना पीएसयू कंपनी है जो अवार्डेड प्राप्त हुआ है महारत्न फर्स्ट टाइम 5 से 10 के बीच में? तो 4 पीएसयू कंपनी को दिया गया महारत्न स्टेटस। ओके, जिसमें कौन कौन था? एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल और आईओसी था। ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ महारत्न कंपनी इन इंडिया प्रेजेंट? महारत्न कंपनी इन इंडिया में प्रेजेंट कितनी है?
14 है। ओके, महारत्न कंपनी इन इंडिया प्रेजेंट 14। महारत्न स्टेटस, but should be average turnover in the last 3 years more 25,000, यानी 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा का एवरेज टर्नओवर होना चाहिए। एवरेज टर्नओवर लास्ट 3 इयर्स का, एवरेज टर्नओवर लास्ट 3 इयर्स का कितना होना चाहिए? 25,000 करोड़ का। टू अटेन महारत्न स्टेटस, हाउ मच शुड बी द एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन द लास्ट 3 ईयर? तो 500 करोड़ का होगा टू अटेन द महारत्न स्टेटस। हाउ मच शुड बी एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? टैक्स के बाद, इन टैक्स देने के बाद प्रॉफिट कम से कम 500 करोड़ का होना चाहिए, तब जाके महारत्न मिलेगा। दूसरा, आपको स्टॉक एक्सचेंज में नॉमिनेशन करवाना पड़ेगा। तीसरा, 25,000 करोड़ का लगातार 3 इयर्स में टर्नओवर होना चाहिए आपका कमाई। ओके, ये है कैटेगरी महारत्न के लिए। 3, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एनटीपीसी लोकेटेड? एनटीपीसी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके, एनटीपीसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ओएनजीसी का देहरादून में, एचपीसीएल बीपीसीएल का मुंबई में, कोल का कोलकाता में, कोल इंडिया का। एनटीपीसी को इस्टेब्लिश किया था 1975 को। ओएनजीसी इस्टेब्लिश हुआ था किस साल? ओएनजीसी को इस्टेब्लिश किए थे 56 में। ओके, 56 में इस्टेब्लिश किया था ओएनजीसी। एनटीपीसी 75 में। ओके, और 64 में किसका हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सेल लोकेटेड? न्यू दिल्ली में सेल का हेडक्वार्टर। ओके, सेल का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और सेल का स्थापना 73 में हो गया था। ओके, आईओसी का इस्टेब्लिश हुआ था 64 में। कब? 64 में आईओसी का हुआ था। सिक्सटी फोर में आईओसी को इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, इन विच ईयर्स वाज आईओसी इस्टेब्लिश? तो 64 में इस्टेब्लिश हुआ था। सेल न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, और 74 में किसकी स्थापना हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओएनजीसी की स्थापना तो 1956 से में हो गया था। ओके, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द कोल इंडिया लिमिटेड? कोलकाता में है। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है। ओके, और 75 में इस्टेब्लिश किया गया था। इन विच ईयर्स भेल इज इस्टेब्लिश? इन विच ईयर्स वाज भेल इस्टेब्लिश? तो भेल इस्टेब्लिश किया गया था कब? सिक्सटी फोर में। ओके, भेल इस्टेब्लिश किया गया था 64 में। कोल इंडिया कोलकाता में। ओके, 75 में इस्टेब्लिश किया गया था, जबकि भेल 64 में किया गया था। भेल कब इस्टेब्लिश किया गया था? 64 में। ओके, 74 में
किसकी स्थापना हुई थी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओएनजीसी का 56 में। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ गेल? गेल का हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हाँ, हेड क्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है गेल का। गेल स्टैब्लिश हुआ था 84 में। ओके, गेल स्टैब्लिश हुआ था कब? 84 में, जबकि हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। बीपीसीएल का एस्टैब्लिश कब हुआ था? 77 में। ओके, बीपीसीएल एस्टैब्लिश हुआ 77 में, हेड क्वार्टर मुंबई में है। ओके, 74 में किसकी स्थापना हुई थी? तो 74 में स्थापना हुई थी एचपीसीएल का। बीपीसीएल का 3 साल बाद 74 में एचपीसीएल का हुआ था। एचपीसीएल का 3 साल बाद हुआ था बीपीसीएल से। बीपीसीएल 74 में हुआ, भले 70 से जो 77 में एस्टैब्लिश हुआ है बीपीसीएल। ओके, ये जो एचपीसीएल के बाद हुआ है। किसके बाद? एचपीसीएल के बाद। एचपीसीएल का 74 में हुआ था। ओके, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ एचपीसीएल? तो हेड क्वार्टर एचपीसीएल का कहाँ? मुंबई में है। ओके, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ एचपीसीएल का कहाँ है? मुंबई में। ओके, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ एचपीसीएल का कहाँ? मुंबई में है। इन विच ईयर्स वाज द पीजीसीआईएल एस्टैब्लिश? तो 1989 को पीजीसीआईएल एस्टैब्लिश हुआ था। ओके, विच ईयर्स वाज द पीजीसीआईएल एस्टैब्लिश? 1989 को। ओके, और पीएफसी की स्थापना 1986 को हुआ था। एचपीसीएल का मुख्यालय कहाँ है? हेड क्वार्टर दिल्ली में, सॉरी मुंबई में है। एचपीसीएल हो या बीपीसीएल हो, एचपीसीएल के बाद बीपीसीएल स्टैब्लिश किया गया था 77 में, 3 साल बाद। इन विच ईयर वाज द आरईसी स्टैब्लिश? आरईसी स्टैब्लिश हुआ था 1969 को। ओके, आरईसी 1969 को स्टैब्लिश हुआ था। ओके, ओ आई सॉरी OIL स्टैब्लिश, ऑयल का, यानी 1959 को स्टैब्लिश हुआ था। 1959 को। ओएनजीसी 1956 को। 64 में किसका स्थापना हुआ था कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। ऑयल का स्टैब्लिश हुआ था 1959 को, OIL। ओके, REC का 10 साल बाद हुआ था, ऑयल के बाद। पहले ऑयल फिर REC 10 साल बाद 1969 को हुआ था। ओके, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ हॉल? बेंगलोर में है हेड क्वार्टर। ओके, हॉल का हेड क्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में है। और 64 में स्टैब्लिश किया गया था हॉल को। ठीक है, when did the government of India acquire the
ब्रह्मा सेल। तो ब्रह्मा सेल इस्टेब्लिश किया गया था जनवरी 2476 में। ओके, 1976 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर द ब्रह्मा सेल। ब्रह्मा सेल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वायर कर लिया गया था 76 में। ओके, यानी इंदिरा गांधी के समय में 24 जनवरी को 1976 को इस्टेब्लिश कर लिया गया था एक्वायर। फिर भारत रिफाइनरी नाम दिया गया इसे, फिर बीपीसीएल नाम दिया गया था। ओके, ब्रह्मा सेल को एक्वायर किया था 76 में 24 जनवरी को, ठंड के मौसम में। When was the Maharatna status guaranteed to BPCL? बीपीसीएल को भारत रत्न करे महारत्न की पदवी कब मिली? 2017 में सितंबर के। ओके, महारत्न स्टेटस गारंटेड होता है सितंबर 2017 को। ओके, और 17 सितंबर किसका बर्थडे होता है? पता होगा, नरेंद्र मोदी जी का। और भारत रिफाइनरी का रीनेम कर दिया गया बीपीसीएल 77 में, अगस्त 77 में। नवरत्न स्टेटस इज अवॉर्डेड बाय विच डिपार्टमेंट? कौन सा ये डिपार्टमेंट देती है? सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइज डिपार्टमेंट देती है नवरत्न स्टेटस। ओके, नवरत्न स्टेटस हु अवॉर्डेड डिपार्टमेंट? तो सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइज डिपार्टमेंट देती है नवरत्न स्टेटस। ओके, टू अटेन द नवरत्न स्टेटस excellent or very good rating is required in the at least how many years out of the last 5 years? तो 3 years होना चाहिए ऐसा, एक्सेलेंट होना चाहिए। नवरत्न स्टेटस प्राप्त करने के लिए 5 years में से 3 years ऐसा होना चाहिए एक्सेलेंट या वेरी गुड रेटिंग होना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार आपका पार्ट 2 इकोनॉमिक्स का खत्म होता है। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरे छोटे चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। आप ही के सहयोग से मेरा चैनल आगे बढ़ेगा। थैंक यू।